नायका आईपीओ और कोटक सागा। 23 जुलाई 2021। सर 116 पर खुला है शेयर 116 पर सूचीबद्ध है। बेचें? मुझे आपको रिकॉर्डेड लाइन पार लेना होगा। मुझे आपको एक रिकॉर्डेड लाइन पर ले जाना होगा। इस बीच शेयर की कीमत बढ़ रही थी। ऑर्डर 136 रुपए प्रति शेयर पर निष्पादित हुआ। ज़ोमैटो आईपीओ खुलने के 8 मिनट के भीतर मैंने 2.25 करोड़ रुपए से अधिक कमा लिए थे। मैंने सीरीज सी, डी और ई दौर में प्राप्त अधिकांश द्वितीयक बिक्री विचारों को अन्य स्टार्टअप में निवेश किया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी सोने वाली शराब पीकर सोने वाली महिला के लिए मेरे पास वास्तव में कोई अन्य बड़ा खर्च नहीं था। एक बात स्पष्ट थी, स्टॉक मार्केट सार्वजनिक इक्विटी पोर्टफोलियोज बनाना मेरे लिए नहीं था। मुझे यकीन है कि यदि आप अपना दाव हेज करते हैं तो आपको औसत रिटर्न मिलता है। जो चीज मुझे उत्साहित करती है वह उच्च जोखिम वाले शुरुआती चरण के संस्थापकों के पीछे पैसा लगाना है। वास्तव में मैंने यह यात्रा बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, जब मैं बीरा जैसी आशाजनक कंपनियों में निवेश कर रहा था। हाँ, शराब न पीने वाला होने के बावजूद। ग्रोव्स के साथ भारत पे में मेरी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ गई और मैंने न केवल व्यक्तिगत कंपनियों में बल्कि 2 यूएस आधारित तकनीकी फंडों में भी निवेश किया। रिबिट भारत पे में मेरा निवेशक और लेफ्ट लेन कैपिटल नामक एक नया फंड, जिसे विनी पुज्जी ने तब शुरू किया था जब वह सब थे 28 साल का निःसंदेह। पुज्जी ने इनसाइट पार्टनर्स में रहते हुए भारत पे पर अपना प्रारंभिक भरोसा जताया था। वर्ष 2021 भी एक ऐसा समय था जब बहुत सारी निजी टेक कंपनियां आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध हो रही थीं। इस समय तक सेंट्रम में मेरे धन प्रबंधन आरएम, रो और सु कोटक चले गए थे, जबकि अब सेंट्रम के साथ मेरा रिश्ता जारी था, क्योंकि वे मुझे कोटक में कवर करना चाहते थे। मैंने अपना आईपीओ निवेश उनके माध्यम से किया। मैंने उनसे कहा कि मैं केवल 4 आईपीओ में निवेश करूंगा जिनकी बुनियाद बहुत मजबूत है, ज़ोमैटो, डिलीवरी, नायका और पॉलिसी बाजार। मैं कई मायनों में ज़ोमैटो आईपीओ को लेकर आशावान था। निःसंदेह मैं दीपिंदर के बारे में जानता था और मैं उसकी दृढ़ रहने और बड़ा निर्माण करते रहने की क्षमता में बड़ा विश्वास रखता हूँ। मौलिक रूप से महामारी के साथ उनके ऑर्डर का टिकट आकार बढ़ गया था, क्योंकि लोग कार्यालय में एकल रोल के बजाय परिवार में 3 से 4 सदस्यों के लिए घर से खाना ऑर्डर कर रहे थे, जिससे ज़ोमैटो का पूर्ण मार्जिन बढ़ गया था। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान रेस्तरां पूरी तरह से ऐप ऑर्डर पर निर्भर थे, इसलिए टेक रेट कम होने का कोई जोखिम नहीं था। दूसरी ओर डिलीवरी बॉयज के बीच नौकरी की असुरक्षा ने डिलीवरी लागत को नियंत्रित रखा। वास्तव में कोविड ने देश में खाद्य वितरण अर्थशास्त्र को जादुई तरीके से रातों रात हल कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे इसने यूपीआई की पहुंच को आसमान छू लिया। जब मैंने ज़ोमैटो आईपीओ के लिए 100 करोड़ रुपए का आवेदन किया तो हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि मुझे इतना पैसा कैसे मिला। हालांकि यह साधारण उत्तोलन आईपीओ वित्त पोषण का मामला था। जबकि मैंने अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए का निवेश किया, कोटक वेल्थ ने मुझे 1 सप्ताह, वह अवधि जिसके लिए आईपीओ फंड अवरुद्ध हो जाते हैं, के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 95 करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया। ब्याज के रूप में 20 लाख रुपए की यह लागत शेयर हासिल करने की अतिरिक्त लागत थी। आईपीओ को 30 गुना से अधिक सब्सक्राइब होने के कारण मुझे 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयरों का आवंटन हुआ। मेरे आरएम ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर उम्मीद कर रहे थे कि ज़ोमैटो का शेयर 76 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले 85 से 90 रुपए के बीच सूचीबद्ध होगा। हालांकि मुझे यकीन था कि यह कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा। जब लिस्टिंग के दिन शेयर 116 रुपए प्रति शेयर पर खुला
तो मैंने उन्हें अपने सभी शेयर बेचने का आदेश दिया। जब तक व्यापार निष्पादित हुआ, मुझे प्रति शेयर 136 रुपए का बिक्री मूल्य मिला। ब्याज के बाद मेरी लैंडिंग लागत के साथ 82 से 85 रुपए के बीच होने के बावजूद मैंने 2.25 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। जोमेटो आईपीओ के बाद थोड़ा लालची होकर मैं कार ट्रेड आईपीओ के लिए गया, लेकिन वहां मुझे 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अक्टूबर 2021 तक बड़े टिकट वाले नायका आईपीओ का समय आ गया था। मुझे शुरू में ही पता था कि यह सुपर डुपर हिट होगी। मैंने न केवल कोटक में फाल्गुनी नयर के अधीन काम किया था और उनकी क्षमताओं के बारे में जानता था, बल्कि स्टीडव्यू में नायका के साथ मेरे आम निवेशक भी थे, जो उसके व्यवसाय के बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे। इससे ठीक पहले कि मैं यात्रा करने वाला था, शार्क टैंक 27 अक्टूबर को मुंबई पहुंचे। कोटक के लोगों ने मुझे आईपीओ वित्त पोषण के लिए ऋण दस्तावेज भेजे, कुल मिलाकर लगभग 200 पृष्ठ। मुझे याद है कि मैं अपने मालवीय नगर कार्यालय में इन पर बड़ी मेहनत से हस्ताक्षर करता था और यहाँ तक कि कोटक में मैंने लोगों से कहा था कि निश्चित रूप से इन हस्ताक्षरों को करने का एक आसान डिजिटल तरीका होना चाहिए। ये पेपर्स वैसे भी चूहे खाएंगे, किसी भी स्थिति में ये कागजात एक दावत होंगे। कुछ बिंदु पर कुछ कृंतक, कुछ पन्ने ऐसे थे जिन पर आपको कई बार हस्ताक्षर भी करने पड़ते थे। मैं एकाधिक हस्ताक्षरों की बात कभी नहीं समझ सका, सिवाय आपको यह याद दिलाने के कि ऋण लेना आसान नहीं होना चाहिए। मुंबई में उतरने के बाद मैं सीधे जनरल अटलांटिक के साथ बैठक के लिए गया, जहां मुझे माधुरी का फोन आया। कुछ अतिरिक्त दस्तावेज हैं जो कोटक वाले अपने राइडर के माध्यम से भेज रहे हैं, जिस पर वे आपसे हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, उसने कहा। बीकेसी के एक रेस्तरां में अपनी बैठक में प्रवेश करने से पहले मुझे बाहर गार्ड की छतरी के नीचे बैठना और कागजात के अतिरिक्त सेट पर हस्ताक्षर करना याद है। आईपीओ अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को खुलने वाला था। यह उस समय की बात है जब मैं वैनिटी वैन में थी और इसके लिए तैयार हो रही थी। शार्क टैंक दिन के अंत में जब माधुरी मेरे पास आई और मुझे बताया कि वह हमारे आरएन द्वारा अभी सूचित किया गया था कि कोटक नायका आईपीओ का वित्त पोषण नहीं कर रहा था, मुझे यह बेहद आश्चर्यजनक लगा। न केवल फाल्गुनी पूर्व कोटक थी, बल्कि आईपीओ से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। आखिर कोटक इसे वित्त पोषित क्यों नहीं करेगा? मैंने तुरंत अपने आरओ को फोन करके पूछा कि मामला क्या है। बाजार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अगर हमें कुछ पैसे मिले भी तो वो पूरे 20 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यह इसके लायक नहीं है, उसका बेपरवाह जवाब था। यदि आप सभी इस आईपीओ को वित्त पोषित नहीं कर रहे थे तो आपने मुझसे 500 पृष्ठों पर हस्ताक्षर क्यों करवाए? मैंने पूछा, लेकिन मेरे प्रश्न का कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिला, सिवाय इसके कि उन्होंने मुझे सूचित किया कि किसी भी कोटक ग्राहक को यह वित्त पोषण प्राप्त नहीं हुआ था। आश्वस्त नहीं होने पर मैंने माधुरी से सुहेल से जांच करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसने भी उत्तोलन के लिए आवेदन किया था। सुहेल ने माधुरी को जवाब दिया, मुझे 20 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग मिली है, इसने मुझे काम पर लगा दिया। कोटक के कार्यकारी एक अलग ही कहानी गढ़ रहे थे। इस बार आरएम को मेरा फोन उनसे कुछ बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछने के लिए था कि वे झूठ क्यों बोल रहे थे, जबकि वास्तव में दूसरों को वित्त पोषण की पेशकश की जा रही थी। इस बार भी उनका जवाब पहली बार की तरह ही असंबद्ध था, क्योंकि अब उन्होंने मुझे यह बताने की कोशिश की कि कोटक में धन प्रबंधन टीम के भीतर कोई अन्य समूह भी हो सकता है जो कुछ फंडिंग प्राप्त करने में सक्षम था। उनके लापरवाह रवैये और स्पष्ट झूठ से काफी आश्चर्यचकित होकर मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि उन्हें वित्त पोषण में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उन्हें बस मुझे समय पर बताना होगा, ताकि मैं किसी अन्य संस्थान से संपर्क कर सकूं।
उनके लिए मुझे सूचित करने का शिष्टाचार भी न दिखाना, जबकि मैंने अपनी ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और मार्जिन मनी भी अलग रख दी थी। अजीब बात थी। जब मैंने उनके वरिष्ठों से बात करने की मांग की तो उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये वही लोग थे जिन्होंने सेंट्रम में हमारे व्यवसाय के आधार पर भारी बोनस कमाया था। दरअसल उन्होंने कोटक में अशनीर ग्रोवर के साथ अपने चल रहे रिश्ते का दावा किया था और भारत पे अकाउंट जीतने की कोशिश की थी। जाहिर है उनमें से किसी के पास कोई रीढ़ नहीं थी। जब वे लोगों के पैसे का लेन देन कर रहे थे तो वे उनके साथ घटिया व्यवहार कर रहे थे। यह इस व्यापार पर 20 करोड़ रुपए के संभावित लाभ को खोने के बारे में नहीं था, बल्कि इस तथ्य से कि इन बैंकरों के पास मूल्य स्पेक्ट्रम के ग्राहकों के साथ झूठ बोलने के अपने मूल कौशल का उपयोग करने का दुस्साहस था, ने मुझे उत्तेजित कर दिया था। इस अत्यधिक गैरपेशेवर व्यवहार से परेशान होकर मेरे पास भारत पे में अपने सामान्य वकील सुमीत सिंह को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, ताकि मैं कोटक को एक कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने के लिए कह सकूं, जिसमें या तो वित्त पोषण की भरपाई करने या मुझे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जाए। उनके अनुचित प्रबंधन के कारण यह नुकसान हुआ था, खासकर तब जब उन्होंने महीनों पहले लिखित रूप में आईपीओ वित्त पोषण का वादा किया था और आईपीओ खुलने से एक दिन पहले दस्तावेज पूरे कर लिए थे। कोटक से मुझे जो कानूनी नोटिस मिला उसका जवाब बैंकरों के रूप में मेरी छवि को और मजबूत करने वाला था। उन्होंने आसानी से कहा कि उनकी ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं थी और इसे शुद्ध कानूनी तौर पर छुपा दिया गया। अपने झूठ का सामना होने पर वकीलों के पीछे छुप जाना बैंकरों की एक आम आदत है, जो अपने ग्राहकों को हल्के में लेने की कला में माहिर हैं। 1 नवंबर तक आईपीओ बंद हो गया था और इसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि मुझे इस बात का यकीन था कि जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया था, उसके कारण कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। यह तब था जब मैं उनके लिए उच्च जीवन काल मूल्य वाला एक बड़ा ग्राहक था। इस तरह मामला रफा-दफा हो गया। मैंने पॉलिसी बाजार आईपीओ पर 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाया, जहां मैंने शुरुआत में 84 करोड़ रुपए के आवेदन के लिए अपने फंड से 8 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन फिर मुझे समापन के दिन अतिरिक्त के रूप में 3 करोड़ रुपए और लगाने पड़े। मार्जिन मनी, क्योंकि आईपीओ को फाइनेंसरों की अपेक्षा के अनुरूप ओवर सब्सक्राइब नहीं किया गया था। इसने मेरे लिए अच्छा काम किया। पीबी लगभग 25% पर खुला, इसके आईपीओ मूल्य से अधिक। पॉलिसी बाजार आईपीओ में मेरी भागीदारी कोटक वेल्थ के प्रतिद्वंद्वी आईआईएफएल के माध्यम से थी। जब पेटीएम आईपीओ की बात आई तो मैंने इसमें निवेश न करने का फैसला किया। वह था, यह देखकर दुख हुआ कि 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश करने वाले आईपीओ की कीमत इतनी अधिक रखी गई है। भारतीय जनता की कीमत पर चीनी अलीबाबा समूह से द्वितीयक निकास और स्वयं पेटीएम, जिसे प्राथमिक निवेश की आवश्यकता थी। एक बैंकर के रूप में मुझे यह महसूस हुआ। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने आईपीओ की कीमत करीब रखी थी। 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बावजूद उनके स्टॉक को अभी भी कुछ स्तर पर समर्थन मिला होगा। यह देखना किसी कष्ट से कम नहीं है कि इसका मूल्यांकन 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। खत्म हो गया और अन्य बहुत कुछ के साथ पेटीएम स्टॉक 6 बिलियन डॉलर पर कारोबार कर रहा था। छोटी निजी फिनटेक कंपनियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। 26 दिसंबर 2021। विषय अशनीर अपने सबसे बुरे दौर में। एक असामान्य नाम से आए ईमेल के पिंग ने मेरा ध्यान खींचा। यूनिकॉर्न बाबा की ओर से, जो कि ट्विटर पर स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध नाम है। यह मेल भाविक और मुझे भेजा गया था और इसमें लगभग 4 मिनट 28 सेकंड की एक ऑडियो फाइल थी,
जिसमें कथित तौर पर मैं कोटक में अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर रही थी। मेल इस प्रकार पढ़ा गया। मैं आज शाम इसे सार्वजनिक कर दूंगा। यह जहरीला है। दोस्तों, आप लोगों को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। WTF। बेशक मैंने मेल को गंभीरता से नहीं लिया और उत्तर दिया, हाँ, लोग कोई भी कल्पना गढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस निर्मित ऑडियो पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, हालांकि इसे सुनना मजेदार है। तुरंत एक उत्तर आया जिसमें मुझसे उसकी धमकी को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया। बॉस, आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही निर्णय लेंगी। एक बार यह बाहर हो गया तो यह मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मैंने तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए एक बार फिर उन्हें उत्तर दिया। दोस्त, कृपया आप जो पोस्ट करते हैं उसके बारे में विचारशील रहें। दुनिया मुझे बदनाम करने के पीछे पड़ी है। यह आप पर निर्भर है कि आप उनका मोहरा बने या खुद को इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं आपको तथ्य बता दूं, नायका IPO के दौरान मैं शूट पर था। दूसरी बात ये कि ये चीजें मेरी पत्नी संभालती हैं, मैं नहीं। तीसरे, यदि इसमें कोई पवित्रता होती तो बैंक ने इसे आगे बढ़ा दिया होता, सहारा लिया होता और इसे बाहर लीक करने से पहले मेरे शार्क टैंक पर आने का इंतजार नहीं किया होता। ऐसी चीजों पर कृपया ध्यान रखें। मैं बस इतना ही कहूंगा कि खिलवाड़ न करें। आपको यह समझना होगा कि मुझे कहीं और से वित्त पोषण मिल सकता है जो मेरे पास अगले IPO के लिए है। आइए मैं आपको कुछ ऐसा भेजूं जिससे आपको इन सब पर विश्वास हो जाएगा। मेरे ईमेल के बावजूद यूनिकॉर्न बाबा अपने एजेंडे पर कायम रहे और अपनी धमकियां जारी रखीं। दुनिया मुझे बदनाम करने के पीछे पड़ी है, मैं यह जानता हूं और 100% सहमत हूं। उद्योग में सबसे बड़े नाम और अधिक शक्तिशाली लोग एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके कर्मचारियों के लिए 1.5x से 2x ऑफर तैयार हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। हालांकि न्यायालय के अनुसार आपकी पत्नी भी एक पक्ष है। ये ऑडियो मुझे 2 महीने पहले मिला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। शार्क टैंक ने मुझे उत्तेजित कर दिया और बस इतना ही। फैसला आपको करना है। मैंने एक और बार उसके साथ तर्क करने की कोशिश की। सर, मैंने आपको सच क्या है वो बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी कल्पना पर टिप्पणी कर सकता है। यह आप पर निर्भर है श्रीमान। यहाँ एक स्पष्ट संचार है। मैं वहाँ पीड़ित पक्ष था और व्हाट्सएप पर दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से झूठ बोलने के बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कि कोटक ने दोनों IPO को वित्त पोषित किया। जैसा कि मैंने कहा, यह ऑडियो हास्यास्पद है और इसकी कोई कानूनी पवित्रता नहीं है और यह फर्जी है। मुझे 2x 3x कर्मचारी प्रस्ताव वाली चीज नहीं मिली। वह क्या है? टेलीग्राम चैनल से जुड़े @ebooksend इस बिंदु पर भाविक, जिसे ईमेल पर चिह्नित किया गया था, ने हस्तक्षेप करते हुए मुझसे पूछा कि क्या उसे यूनिकॉर्न बाबा से बात करनी चाहिए। तू उसको जानता है? क्या आप उसे जानते हैं? विशेषकर मेरी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया थी चूंकि यूनिकॉर्न बाबा ने किसी तरह मेल में भाविक को चिह्नित करने का विकल्प चुना था। मेरा कनेक्ट है, मेरा एक कनेक्शन है, उन्होंने कहा। मैंने उसे आगे बढ़कर देखने के लिए अपनी सहमति दे दी कि मामला क्या है। भाविक ने कुछ देर में पलटवार करते हुए कहा कि यूनिकॉर्न बाबा इस ऑडियो को दबाने के लिए हमसे मार्केटिंग मनी के तौर पर $2,40,000 की मांग कर रहे थे। फिर यूनिकॉर्न बाबा का ईमेल तुरंत आ गया। हेलो टीम, जैसा कि विज्ञापन योजनाओं को साझा करने पर चर्चा की गई थी, यूनिकॉर्न बाबा भारत पे के लिए शुरुआती चरण के निवेशकों की सूची विज्ञापनदाता दरकार। बेशक यूनिकॉर्न बाबा को मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि
उनके पिछले ईमेल से पढ़े, यह पूरी तरह से ब्लैकमेल था, जिसके आगे मैं झुकूंगा नहीं। मैंने आगे कहा कि कोटक से मेरा रिलेशनशिप मैनेजर, जिस पर कथित फर्जी ऑडियो में मुझे धमकी देने का आरोप लगाया गया था, आज नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के लिए मेरे कार्यालय में था। नमस्ते, कृपया इस फर्जी ऑडियो को सार्वजनिक करने के बदले में बिटकॉइन में 2,40,000 अमेरिकी डॉलर की मांग करना बंद करें। यह जबरन वसूली के समान है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ऐसा मामला नहीं होगा। ट्विटर पर आपकी अपनी विश्वसनीयता के लिए कृपया नए साल की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के लिए कल हमारे कार्यालय में आपके फर्जी ऑडियो में कथित अन्य व्यक्ति को देखें। इस फर्जी ऑडियो पर हार्दिक हंसी के साथ और यहाँ आपकी ओर से किसी भी दुस्साहस के मामले में संयुक्त कानूनी कार्रवाई पर सहमति व्यक्त करें। कृपया हमारे निवेशकों को ये फर्जी ऑडियो मीम्स भेजना बंद करें। हम आपके एजेंडे प्रतिशोध को नहीं समझते हैं। सम्मान, अशनीर। मैंने फोटो को ईमेल के साथ संलग्न कर दिया और इस दिलचस्प प्रकरण के बारे में भूल गया। जनवरी 2022 की शुरुआत में मैं अपने माता पिता के साथ उदयपुर का दौरा कर रहा था। यह वह समय था जब के शुरुआती एपिसोड थे शार्क टैंक प्रसारित किए जा रहे थे और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग मुझे कोविड मास्क के पीछे से भी पहचान रहे थे। एक सुबह जागने पर मैंने पाया कि मेरा फोन कई संदेशों से गूंज रहा था। पहला मिकी मल्का का था। ट्विटर पर एक ऑडियो है। क्या वह आप हैं? उसने बिना ज्यादा हलचल या संदर्भ के पूछा। ट्विटर पर लॉग इन करने पर मैंने देखा कि @बाबूबोंगो नाम के किसी अकाउंट ने एक ऑडियो क्लिप के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक डाला था। कैप्शन में दावा किया गया, अमीर संस्थापक गरीब बैंक कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैंने सोचा कि इसे दबा देना ही सबसे अच्छा है। कली और ट्विटर पर ही प्रतिक्रिया दें। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए लिखा कि यह किसी घोटालेबाज का फर्जी ऑडियो था जो धन उगाही करने की कोशिश कर रहा था और मैंने झुकने से इनकार कर दिया था। मैंने इसे यूनिकॉर्न बाबा को लिखे गए मेल के एक स्नैपशॉट के साथ शीर्ष पर रखा। इस बीच भाविक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह ऑडियो को हटाने के लिए ट्विटर टीम से बात करेंगे। उसी शाम ऑडियो सचमुच हटा लिया गया। अब मुझे ट्विटर पर जो मिला वह एक गैरमौजूद ऑडियो संदेश पर मेरी प्रतिक्रिया थी। मेरे पीआर व्यक्ति ने मुझे अब अपनी प्रतिक्रिया हटाने की सलाह दी थी क्योंकि मूल ट्वीट हटा लिया गया था। मैं भी आगे बढ़ा और अपने निवेशकों को सूचित किया कि हालांकि मैंने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मूल ट्वीट हटा दिया गया था और अब हटाए गए पोस्ट पर टिप्पणी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बेशक अब तक लोगों ने ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर डाल दी थी। अगर मैंने सोचा कि उचित प्रतिक्रिया देने के बाद विवाद अब मेरे पीछे हैं, तो मुझे एक और गहरा झटका लगा। जब तक मैं उदयपुर से दिल्ली पहुंचा, तब तक एक और खबर चल रही थी। जाहिर है अब अक्टूबर की शुरुआत में मेरे और कोटक के बीच हुए कानूनी नोटिस मीडिया में लीक हो गए हैं। इन कानूनी नोटिसों के बारे में केवल 3 पक्षों को जानकारी थी, मैं, सुमीत सिंह, भारत पे में जीसी और कोटक। तो रिसाव स्पष्ट रूप से या तो मेरी जीसी या कोटक से था। जब मीडिया टीमें अपनी टिप्पणियों के लिए कोटक के पास पहुंची, तो कोटक आगे बढ़े और एक बयान देकर पुष्टि की कि नोटिस का आदान प्रदान किया गया था और यह भी कहा कि मैंने उनके एक कर्मचारी को धमकी दी थी। कोटक की इस अनुचित प्रतिक्रिया, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी ऑडियो का कोई उल्लेख नहीं था, ने मीडिया को और अधिक बढ़ावा दिया। वे आगे बढ़े और इसे उस ऑडियो के साथ जोड़ा जो पहले प्रसारित हुआ था और बताया कि कथित ऑडियो सच होना चाहिए। जो चल रहा था वह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित कृत्य था, जिसने मुझ पर भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यहाँ मुझे मीडिया द्वारा खलनायक बनाया जा रहा था,
जबकि कोटक और उनके बेईमान आरएम ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, जबकि मैंने किसी भी तरह का सहारा लेने के लिए भी उनका साथ छोड़ दिया था। तथ्य यह है कि इस समय मैं टेलीविजन पर था, इससे मामला और भी खराब हो गया। मुझे देखकर लोग मुझे गूगल पर ढूंढते थे शार्क टैंक, और वे जो कुछ भी पढ़ते थे वह मेरे चारों ओर नकारात्मक समाचारों का एक समूह होता था, जिससे उनकी नफरत और बढ़ जाती थी। अशनीर ग्रोवर मामला, कोटक महिंद्रा बैंक उचित कानूनी कार्रवाई कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड, एक हटाया गया ट्वीट, एक कथित तौर पर अपमानजनक कॉल, फिनटेक भारत पे बनाम कोटकेंडी टीवी। सुर्खियां बिना रुके चलती रहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं, जबकि मेरे परिवार ने मुझे आश्वासन दिया था कि सीमित ध्यान देने से यह सब खत्म हो जाएगा। मैं उतनी अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं था। मैंने चुपचाप झूठ बोलने का फैसला किया और समाचार को अपना काम करने दिया। मैंने कुछ दिनों के लिए अपना फोन भी बंद कर दिया और सुहेल और सुमीत को निवेशकों से बात करने दी। जो बात मुझे वास्तव में परेशान कर रही थी वह यह थी कि यह सब कल्पना के किसी भी स्तर पर एक संयोग नहीं हो सकता था और निश्चित रूप से इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। केवल किसके द्वारा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। यहाँ मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि इस प्रक्रिया में हर किसी का विकास हो। हालांकि कोई मुझे नीचे खींचने और मुझे खत्म करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक मेहनत और होशियारी से काम कर रहा था। भाविक ने इस मीडिया हमले के बीच मुझे बताया, सिकोरिया ने सुझाव दिया है कि हम एक नई मीडिया एजेंसी को नियुक्त करें जो संकट प्रबंधन में अच्छी है, जो हमें अपना दृष्टिकोण समझाने में मदद कर सकती है। जब मैंने प्रेस में ऐसा कुछ भी छपता नहीं देखा जो हमारे दृष्टिकोण को सामने रखता हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एजेंसी को मेरे लिए काम करने के लिए नियुक्त किया गया था या मेरे खिलाफ। क्या तुम ठीक हो, यह महसूस करते हुए कि एक सुबह हवा में तनाव स्पष्ट था, माधुरी ने पूछा। मुझे अभी सुमीत का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुहेल से सुना है कि जाहिरा तौर पर उदय कोटक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मैंने उसे सूचित किया। इस पूरी घटना में जो विचित्र मोड़ आ रहा था उससे हैरान होकर। अगर मैंने सोचा कि मेरे खुलासे से वह तनावग्रस्त हो जाएगी, तो इसके बजाय यह उसका सवाल था जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको आंतरिक रूप से सही जानकारी दी जा रही है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मैड्स। एक बात जिसके बारे में आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है वह यह है कि कानूनी नोटिसों की जानकारी रखने वाला एकमात्र व्यक्ति सुमीत था, क्योंकि उसने ही इन्हें तैयार किया था। तथ्य यह है कि कानूनी नोटिसों की कहानी वास्तव में नोटिसों के आदान प्रदान के महीनों बाद सामने आई थी, जो पूरे प्रकरण को काफी अजीब बनाता है। कुछ भयावह काम हो रहा है। किसी भी तरह मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे लगता है कि इस हानिकारक शोर को खत्म करने का एकमात्र तरीका कुछ दिनों के लिए स्वैच्छिक अवकाश पर जाना है। इससे गपशप मिलों को आराम मिल जाएगा और हम अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बहुत सारी डिलीवरेबल्स हैं, मैंने माधुरी के साथ अपनी योजना साझा करते हुए कहा। मीडिया उन्मत्त हो रहा है और मैंने आप लोगों की कोई मीडिया योजना नहीं देखी है। इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला जाऊं ताकि मुद्दा खत्म हो जाए। मैंने भाविक, सुमीत और सुहेल से कहा, जिन्हें मैंने अपने घर पर बैठक के लिए बुलाया था। मेरे जीजा शौनक भी अंदर थे। हालांकि वह कमरे से थोड़ा दूर बैठा था और सभी की शारीरिक भाषा का अध्ययन कर रहा था। यह अच्छा विचार नहीं है। हमें तूफान का सामना करने की जरूरत है। भाविक ने तुरंत मेरे विचार को खारिज कर दिया। निवेशक हमसे यह साबित करने के लिए फोरेंसिक जांच कराने के लिए कह रहे हैं कि ऑडियो वास्तव में अशनीर का नहीं है।
सुहेल और सुमीत ने मुझे केवल यह याद दिलाने के लिए उकसाया कि मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको छुट्टी पर जाने की कोई जरूरत है। 3 साल से अधिक समय से निवेशकों ने हमारे साथ केवल अच्छे दिन ही देखे हैं। उन्हें धैर्य रखना चाहिए। आप चाहें तो स्वैच्छिक छुट्टी का प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन निवेशकों के साथ बोर्ड में हम इसे यह कहते हुए ठुकरा देंगे कि हम आपके बिना कारोबार नहीं चला सकते, भाविक ने अपना इरादा स्पष्ट करते हुए कहा। मेरे निर्णय के साथ कि मैं एक छुट्टी पत्र भेजूंगा और उनके निर्णय के बाद कि वे इसे अस्वीकार कर देंगे, मैंने अपने विचारों को कलमबद्ध करना शुरू कर दिया। सुमीत ने पेशकश की, आप मेरी व्यक्तिगत आईडी पर एक ड्राफ्ट भेज सकते हैं जिसे मैं देख सकता हूं और यदि कोई बदलाव हो तो सुझाव दे सकता हूं। उस मुलाकात के बाद मैंने अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए माधुरी के साथ सप्ताहांत में पानीपत की यात्रा की। हालांकि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, इस यात्रा पर माधुरी मुझे एक जैन से मिलवाने ले गई। इच्छा चंडीगढ़ में हम उन घटनाक्रमों से हिल गए जिनसे ऐसा लग रहा था कि हमने तूफान में डाल दिया है। मेरी ओर एक नजर डालने पर एक अंग्रेजी बोलने वाले सज्जन जैन मुनि ने मुझसे 2 प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा, क्या आप खुश हैं? क्या आपके आसपास के लोग शुद्ध हैं? मैं उनके सवालों से थोड़ा हिल गया। हाल की घटनाओं के बारे में क्या? यह केवल समय की बात है कि इन दोनों प्रश्नों का मेरा उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं होगा। वापस पानीपत में मुझे अपने बेटे के नंबर पर मिकी का फोन आया क्योंकि उसे मेरा नंबर बंद मिला। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक रहा हूँ, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए एक और दिन जीने के लिए तुम्हें यह लड़ाई हारनी होगी मेरे दोस्त। यह उसका अजीब संदेश था जिसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। मैंने माधुरी और उसके पिता के सामने कबूल किया कि चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही थीं। घर वापस आकर अपनी मूल योजना के अनुसार मैं एक हार्दिक नोट लिखने के लिए बैठा जिसमें भारत पे में मेरे द्वारा किए गए अथक परिश्रम के बारे में बताया गया था। साथ ही यह भी लिखा था कि मैं मार्च के अंत तक एक अस्थायी स्वैच्छिक अवकाश पर जा रहा हूँ। मेरे नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैं इस अवधि का उपयोग उत्पाद विकास के हमारे अगले चरण और भारत पे की लाभप्रदता और आईपीओ के मार्ग के बारे में गहराई से सोचने के लिए करूंगा। हालांकि सुमीत ने मेरे नोट पर माधुरी को कुछ टिप्पणियां भेजी थीं, लेकिन मैंने उन्हें शामिल नहीं करने का फैसला किया क्योंकि मैं कोई कानूनी टिप्पणी नहीं लिख रहा था। दस्तावेज लेकिन कुछ ऐसा जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। एक बार जब मैंने बोर्ड और निवेशकों को औपचारिक रूप से पत्र भेज दिया तो सुहेल ने मेरे पत्र के साथ बोर्ड को एक नोट भी लिखा जिसमें कहा गया कि यह अशनीर की ओर से अतिरंजित प्रतिक्रिया थी और कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। उस नोट की एक प्रति माधुरी को भेज दी गई। बाद में केवल हांडा और अन्य लोगों ने मुझे बताया कि 13 जनवरी को एक अनौपचारिक बोर्ड बैठक बुलाई गई थी जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था, जहां मेरे अवकाश आवेदन को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया था। वास्तव में मैं गया और व्यक्तिगत रूप से रजनीश कुमार से मिला। माधुरी के निफ्ट बैचमेट के पिता रजनीश एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे जिनसे मेरी उस साल की शुरुआत में मुलाकात हुई थी और जो 50 लाख रुपए प्रति वर्ष की सिटिंग फीस और 2 करोड़ रुपए के ईएसओपी पर एक पेशेवर निदेशक के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए थे। यह अलग बात है कि कार्यालय में अपने पहले दिन ही उन्होंने मेरी बाह मरोड़कर ईएसओपी को संशोधित कर 3 करोड़ रुपए करवा दिया। लालच और बुरे इरादे का एक प्रारंभिक संकेत जिसे मुझे पढ़ना चाहिए था। रजनीश मेरी चौथी नियुक्ति गलती थी। यह कहावत मेरे ताबूत में आखिरी कील है। अन्य 3 हैं सुहेल समीर सीईओ, जसनीत सीएचआरओ और सुमीत सिंह जीसी। इस समय भी रजनीश का व्यक्त विचार यह था कि इस मामले को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और यह अपनी मौत मर जाएगा।
उन्होंने कोटक में किसी उच्च स्तरीय व्यक्ति से बात करके इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने की कोशिश की। रजनीश कुमार कोटक फंड बोर्ड में हैं। हालांकि मुझे लगा था कि मामला खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे इसके बाद होने वाले खून खराबे का कोई अंदाजा नहीं था।